कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जो देखेंगे उसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर हम देखते हैं तो इसके दो पार्ट्स इसमें होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो एक लिक्विड कंपोनेंट होता है, ठीक है, और एक सॉलिड कंपोनेंट। जो लिक्विड पार्ट होता है कंपोनेंट उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ठीक है, चाहे कॉर्पसल्स, ठीक है। तो ये देखते हैं हम कि ब्लड के यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये लीजिए, ठीक है। तो ब्लड जो है उसको दो कैटेगरीज में यहाँ पर कर लिए। कौन कौन सा, एक को कहेंगे प्लाज्मा और दूसरे को कहेंगे सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्लाज्मा, इसको प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज सेल्स। ये लीजिए, इसको हम लिख दिया प्लाज्मा, और दूसरा क्या होगा, दैट इज सेल्स, ठीक है। तो ये सेल्स यहां लिख दें, सेल्स। और इसी को ब्लड सेल्स कहिए, चाहे इसी को क्या कर सकते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ब्लड कॉर्पसल्स, CORPUSCLES, और ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, और इसी को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये दो पार्ट हो गया, एक को हो गया दैट इज प्लाज्मा, और दूसरा जो पार्ट हो गया दैट इज नोन एज सॉलिड पार्ट, उसको क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये दो क्या हो गया, ये जो दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, कब, जब इफ ब्लड, अगर ये कब दो कंपोनेंट दिखाई देते हैं, ये उस समय दिखाई देते हैं जबकि क्या हो गया, इफ द ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड। अगर ब्लड को हम क्या करेंगे कि ब्लड को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और उसको स्टैंड करने के लिए छोड़ देंगे, तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, ब्लड सेल्स, और ऊपर प्लाज्मा, ठीक है। तो इफ कह सकते हैं ब्लड, इफ ब्लड इज अलाउड टू क्या, स्टैंड, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं तब, ठीक है। तो इफ ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड, तो ये क्या हो गया, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स के बने हुए हैं, टू कंपोनेंट्स। तो कह सकते हैं कि अगर ब्लड को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और तो देखेंगे नीचे जो बैठ जाएगा क्या, ब्लड सेल्स, और ऊपर क्या होगा, प्लाज्मा, ठीक है। तो देखेंगे कि 45% क्या होगा, ये वाला कंपोजिशन अगर देखेंगे तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट वाटर, ये 45%, ठीक है, 45%। ये कितना होगा, ये जो होगा प्लाज्मा, ये 55% होगा। तो अगर पूरा कहेगा ब्लड, तो पूरे ब्लड में 55% जो है प्लाज्मा है, और 45% क्या है, इट इज ब्लड कॉर्पसल्स। तो दिस इज 45% ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स है, ठीक है। ये याद रखना है कि व्हेन अ ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड, ठीक है, देन इट फॉर्म्स टू कंपोनेंट्स, एक को कहते हैं प्लाज्मा, और नीचे बैठ गया जो ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ये ब्लड कॉर्पसल्स जो देखेंगे, ये तीन तरह के ब्लड कॉर्पसल्स यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कितने, तीन तरह के, एक WBC, एक RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटा सा लिख ले, ये पढ़ेंगे कि तीन चीज पढ़ना है हमको इसमें, कौन कौन सा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, पहले RBC पढ़ेंगे, ठीक है, RBC, देन WBC एंड देन प्लेटलेट्स। यहाँ पर लिख दें RBC, ठीक है। तो RBC को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे क्या, WBC, और फिर क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्लेटलेट्स, PLETS, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तीन चीज इसमें पढ़ेंगे, ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड सेल्स को क्या कहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, और ये तीन तरह का हो गया, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये याद रखेंगे। अब ये RBC का फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये RBC जो है इसको इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दिस इज आल्सो नोन एज इराइथ्रो, ERYTHRO
इराइथ्रोसाइट्स, CYTS, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। उसी तरह प्लेटलेट्स को आप कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये अभी हम डिटेल में हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये तीनों जब ब्लड कर्पस्कल्स पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? WBC, RBC और प्लेटलेट, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। RBC, WBC और प्लेटलेट डिटेल में। इसको इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स तीनों पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये प्लाज्मा जो है उसको हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो प्लाज्मा को डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो ये प्लाज्मा जो है एक्चुअली में हम बता चुके हैं कि इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हम 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड है ये। प्लाज्मा क्या है? 2-3 पॉइंट लिख दे रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड का मैट्रिक्स है और वो सेल्स हो गया, फाइबर्स नहीं है। दूसरा ये कह सकते हैं प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। अगर ब्लड का कलर पूछेंगे तो बता देंगे रेड होता है, लेकिन प्लाज्मा का कैसा कलर है, ठीक है। तो ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, और आरबीसी में क्या? हेमोग्लोबिन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट इन आरबीसी, उसके चलते होता है, ठीक है। उसके चलते क्या होता है? उसके चलते इनका कलर रेड होता है, ब्राइट रेड, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा का कलर पूछेंगे कैसा होता है, तो याद रखेंगे कि ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है ब्लड का। और दूसरा इट इज कैसा? पेल येलो इन कलर, हल्का येलो। पेल येलो मींस हल्का, तो यहां पे लिख देना पेल येलो इन कलर, ठीक है। क्यों होते हैं? ड्यू टू, याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एक पिगमेंट होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे यूरोबिलिनोजेन। कौन सा पिगमेंट? यूरो, क्या लिख रहे हैं? BILINOGEN, यूरोबिलिनोजेन। तो होता क्या है कि अभी पढ़ेंगे आपकी लीवर। तो लीवर में जो है ना, लीवर जो है इट सेक्रेट्स बाइल जूस, और उस बाइल जूस में बाइल पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं? 2 होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन कौन सा पिगमेंट? RUBIN रूबिन, और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है येलो कलर होता है, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये बिलीरुबिन जो है ना, यही बाद में जाके क्या बना देता है, ये याद रखेंगे, बाद में ये क्या बना रहा है? ये यूरोबिलिनोजेन वगैरह इसी बाइल पिगमेंट से बन रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, तो इसका आप कह सकते हैं इस कलर इज पेल येलो इन कलर, हल्का येलो होता है, ठीक है, रेड नहीं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? कौन सा? तो यूरोबिलिनोजेन। और ये बनता किससे है? बिलीरुबिन ही से ना। अगर ये नहीं दिया ऑप्शन में तो आप ये भी भर सकते हैं, ठीक है, इसी से बन रहा है ना, बिलीरुबिन से ही, तो इसलिए क्या कहते हैं? बिलीरुबिन, ठीक है। ये हो गया, 2 पॉइंट याद रखना है। अब ये प्लाज्मा जो देख रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ये प्लाज्मा जो है, इसमें क्या क्या होगा प्लाज्मा में? तो प्लाज्मा में देखेंगे लिक्विड पार्ट है ना, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। तो लिक्विड पार्ट में क्या होगा? मेनली ये वाटर होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? वाटर। और ये तो सॉलिड पार्ट है, लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें लिक्विड पार्ट में क्या होगा? वाटर तो होगा ही होगा। क्या होगा? वाटर तो होगा ही होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा? वाटर तो होगा ही होगा, लेकिन और भी चीज होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कुछ सॉलिड्स भी होते हैं। वाटर के साथ साथ क्या होते हैं? कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, क्या हो गया? H2O, वाटर, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ? ये, तो ये एक्चुअली में देखेंगे तो ये 90 to 92% होते हैं। कितना? 90 to 92%, ठीक है। तो हम एक्चुअली में इसको 92 ही परसेंट लेके चल रहे हैं एक डाटा, ठीक है। तो ये कितना होता है? वाटर। तो प्लाज्मा में लिक्विड है, लिक्विड पार्ट है, और ये 92% वाटर है, ठीक है। और जो बच गया, क्या बचा है? 8%, तो वो हम कह सकते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? वो सॉलिड्स होते हैं कुछ, तो ये कह देंगे सॉलिड्स। अब ये सॉलिड्स कितना होगा? तो जैसे 92% ये हो गया, तो ये सॉलिड्स कितना हो गया?
मान लेते हैं कि 80%, तो एक्चुअली में क्या है 8 to 10%। जब वो क्या बताए 90 to 92, तो ये 8 to 10, तो हम मान के चल रहे हैं 80% लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आगे देखते हैं। तो देख रहे हैं कि लिक्विड पार्ट प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वाटर है, फिर सॉलिड्स है। अब ये सॉलिड्स क्या होगा इसमें, सॉलिड्स तो होगा, लेकिन सॉलिड क्या होगा इसमें, तो इसमें सॉलिड्स क्या होंगे देखते हैं। तो इसमें जो सॉलिड्स होंगे वो होंगे दो पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट होगा और ऑर्गेनिक पार्ट होगा। ठीक है, दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, ये लीजिए ये इस तरफ। ठीक है, इसमें कितने पार्ट हो गए इसमें, ठीक है, इसमें सॉलिड और कह सकते हैं क्या, दिस इज नोन एज सॉलिड्स में इनऑर्गेनिक पार्ट होगा इसमें, और क्या होगा इसमें, कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट होगा और कुछ ऑर्गेनिक पार्ट होगा। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, तो इसमें दो चीज पाया जा रहा है, सॉलिड्स में कितना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, दो पार्ट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ये एक्चुअली में देख रहे हैं 8% है अकेले। ठीक है, 8 to 10 मानते हैं, तो 80 लेके चल रहा है। तो ये याद रखिएगा लेस देन 1%, 1% भी नहीं है, तो ये क्या होता है, इट इज लेस देन 1%। ठीक है, तो लेस ऐसे लिखते हैं, तो लेस देन 1%, तो इसको हम कैसे कर दिए ऐसे, लेस देन 1% है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, इट इज लेस देन 1%, तो दिस इज कह सकते हैं कितना, ऑर्गेनिक 8 है ना टोटल, तो 1% है, तो ये कितना हो गया, ये मान लेते हैं 7%, मान लीजिए कि 7% ये अकेले होगा। ठीक है, सारे ऑर्गेनिक पार्ट। तो कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉलिड्स, और सॉलिड्स में मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पार्ट में अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि पहले आयंस होंगे, क्या होंगे, आयंस। ठीक है, तो आयंस होगा, तो आप खुद बताइए कि कौन कौन से आयन होंगे, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है, Na+, K+, ठीक है, और क्या होगा, कैल्शियम भी होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग जो पता है, Ca2+, ठीक है, आयरन होगा, सभी चीज होगा। उसी तरह माइनस अनायन में क्या होगा, वो प्लस चार्ज को क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज कटायंस। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज भी होंगे आयंस, तो नेगेटिवली चार्ज को क्या कहेंगे, अनायन कहेंगे, और अनायन क्या क्या होंगे, Cl- हो सकता है। ठीक है, इस बार SCO3 बाइकार्बोनेट हो सकते हैं। ठीक है, ये सब होगा। ठीक है, उसी तरह हम कह सकते हैं आयंस के बाद क्या होगा, दूसरा चीज सॉल्ट्स होंगे, जैसे NaCl, ठीक है, KCl, ठीक है, ये सब, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सब होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो देखेंगे गैसेस, तो एक्चुअली में प्लाज्मा में ही क्या होता है, गैसेस डिसॉल्व स्टेट में होते हैं, ऑक्सीजन जो है घुला होता है प्लाज्मा ही में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 डिसॉल्व स्टेट में। तो तीन चीज पाया जा रहा है इसमें, तो लिख दे रहे हैं। तो तीन चीज कौन कौन सा इनऑर्गेनिक पार्ट में हो गया, तो इनऑर्गेनिक पार्ट में पहला हम क्या कहेंगे, पहला हम कहेंगे आयंस, फर्स्ट इज आयंस। ठीक है, ये आयंस कौन कौन से होंगे, तो आयंस लिख रहे हैं, तो आयंस में हम देखेंगे कटायन, प्लस वाला और माइनस वाला, तो दोनों एक साथ, कटायन कौन सा होगा, तो Na+, ठीक है, K+, ठीक है, इसके बाद कैल्शियम Ca2+, आयरन Fa2+, ये सब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखेंगे कटायन हो गया, ये अनायन भी तो होगा, उसी तरह क्या होगा, अनायन भी तो होगा, तो अनायन क्या होगा, ठीक है, तो अनायन में क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो गया, Cl- होगा। ठीक है, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट, सब ये होगा, HCO3-, ठीक है, तो ये सब होगा मेनली। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या होगा इसमें, इनऑर्गेनिक में आयंस होंगे। ठीक है, आयंस में भी क्या क्या, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, ये सब जाना। अब इनमें आपको याद क्या रखना है कि अगर पूछ देगा कि सबसे ज्यादा कटायन कौन सा है, अगर पूछ देगा कि सोडियम है, Na+ और Cl- है, क्या है, Na+ और Cl-, ठीक है, सबसे ज्यादा कटायन कौन सा पाया जाता है, नेम द प्रिंसिपल कटायन, तो प्रिंसिपल कटायन कौन सा हो गया, ये सोडियम।
ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल कटायन पॉजिटिवली चार्ज, सबसे ज्यादा जो ब्लड में पाया जाता है। और पूछ देगा प्रिंसिपल अनायन कौन सा है सबसे ज्यादा, प्रिंसिपल अनायन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज Cl-, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि सोडियम पाए तो सबसे ज्यादा कटायन में सोडियम है, प्रिंसिपल कटायन इज सोडियम, प्रिंसिपल अनायन इज Cl-, क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, सोडियम होता है कि पोटेशियम ब्लड में, तो याद रखना है, सॉरी सोडियम की क्लोराइड, तो आंसर आपका हो जाएगा Cl- क्लोराइड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कटायन है, ये प्रिंसिपल अनायन है, लेकिन पूछ देगा सबसे मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल आयन पूछ देगा, आयन मतलब क्या, कटायन आयन दोनों हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा Cl-। ठीक है, तो याद रखिए, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, Cl- ज्यादा होगा। ये कितना होता है आपको याद रखना है। ठीक है, कितना होता है, तो ये देखेंगे कि Cl- जो होता है ये इनका, तो इसका हम लिख दे रहे हैं, ये होते कितना है, ये जो होता है इसको कहते हैं 340 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये क्या लिखे, 340 मिलीग्राम होता है पर 100 ml, 100 ml क्या है, ऑफ ब्लड, तो 100 ml ऑफ ब्लड देखेंगे, उसमें Cl- कितना होगा, 340 mg, ये याद रखिएगा इतना। ये प्रिंसिपल कटायन है, तो ये पूछ देगा कि कितना होता है, तो ये जो होता है 320 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये याद रखना आपको। तो आप खुद देख रहे हैं कि कौन ज्यादा पाया जा रहा है, Cl-, दैट इज अनायन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका इतना होता है। तो ये कह सकते हैं पहला चीज क्या पाया जा रहा है इसमें, पहला चीज पाया जा रहा है आयंस, तो इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ब्लड इज आयंस, और इसमें मैक्सिमम आयंस कौन सा है, Na+ है और Cl-। ठीक है, दूसरा जो पाया जाएगा इसमें क्या पाया जाएगा, तो दूसरा जो देखेंगे तो आयंस है ना, तो ये आयंस मिल के क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स बनाएंगे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सॉल्ट्स, नेक्स्ट इज सॉल्ट्स। ठीक है, तो दूसरा क्या है, सॉल्ट्स। ठीक है, ये सॉल्ट्स है, तो सॉल्ट कौन सा होगा, तो प्रिंसिपल, तो सबसे ज्यादा जो है Na है और Cl है, तो दोनों का मिलकर NaCl ना, तो सबसे ज्यादा सॉल्ट कौन सा पाया जाएगा, NaCl। ठीक है, अब देखिए KHCO3, NaCO3, तो ये सब भी ज्यादा पाया जाता है, NaHCO3, KHCO3, ये सब। ठीक है, तो वेरियस क्या है इसमें, सॉल्ट्स होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा सॉल्ट्स कौन है, मैक्सिमम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन ब्लड इज कौन सा है, ये NaCl। ये क्या होता है, इट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, और ये जो मैक्सिमम, ये याद रखिए कितना परसेंट होता है, 0.9% होता है। ठीक है, जनरली क्या है 0.9%, कहते हैं ना कि कभी कभी जैसे कहेंगे ना कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन में हम किसी आरबीसी को डालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने व्हाट एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं क्या कि बोलेंगे कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन हम लिए हैं, उसमें हम किसी आरबीसी को चाहे किसी भी सेल को डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा। ठीक है, वाटर ये श्रिंक करेगा कि ये क्या होगा, ये श्रिंक करेगा कि ये बस्ट कर जाएगा, फूल जाएगा, पूछते हैं ना इस तरह का क्वेश्चन। तो ये 0.9% कहने का मतलब क्या होगा, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा मतलब, तो ये 0.9% अगर NaCl कहें तो NaCl मैक्सिमम होता है ब्लड में, और ये क्या होता है, कितना होता है, ये याद रखना है 0.9%, और ये क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको, 0.9% NaCl रेफर्स टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये अब ये मैक्सिमम NaCl बहुत है ना, तो इसीलिए इसका क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है बताए थे ना, इसीलिए इसका टेस्ट क्या होता है, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। ठीक है, तीसरा जो देखेंगे सॉल्ट तो नहीं, तीसरा जो है इसको हम क्या कहेंगे, तीसरा चीज जो पाया जाएगा उसको हम कहते हैं गैसेस। तीसरा क्या पाया जाएगा इसमें, गैसेस पाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड जो चीज पाया जाता है उसको कहते हैं गैसेस। तो गैसेस कौन सा पाया जाएगा, तो गैसेस किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो ये प्लाज्मा जो है ना उसमें डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व स्टेट में। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन, कहां पर यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट। ठीक है, प्रेजेंट इन
डिसॉल्व्ड स्टेट, स्टेट इन कहां पर, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ये किस स्टेट में है, डिसॉल्व्ड स्टेट में, घुला हुआ स्टेट में है, ठीक है, प्लाज्मा में। तो ये डिसॉल्व्ड गैसेस कह सकते हैं ना, ये कैसे डिसॉल्व्ड गैसेस। तो ये गैसेस जो लिख रहे हैं कैसा है, डिसॉल्व्ड गैसेस है। और ये डिसॉल्व्ड गैसेस जो है वो क्या हो गया, यहां देखिए ये डिसॉल्व्ड गैसेस है, ठीक है। और ये डिसॉल्व्ड गैसेस जो होगा, ठीक है, कहां पर डिसॉल्व्ड गैसेस है, इन कह सकते हैं ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, ठीक है, कौन कौन सा होगा, कितना डिसॉल्व्ड है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कौन ज्यादा डिसॉल्व्ड है। तो ये याद रखना है कि ये देखिए, तो ये क्या होगा, यहां देखिए, तो CO2 सबसे ज्यादा डिसॉल्व होता है, क्या होता है, CO2 इज मोस्टली डिसॉल्व, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं CO2 कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद N2, इसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पूछेगा कि CO2 डिसॉल्व होता है किसमें, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, कितना, तो ये आपको याद रखना है कितना, ये होता है 5 mg पर 100 ml, सॉरी यहां पे देखिए मिलीलीटर में होगा ना, ml कहेंगे, तो 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml ऑफ ब्लड अगर हम देखेंगे तो उसमें 100 ml में कितना होता है, ये 5 ml डिसॉल्व होता है। उसी तरह N2 देखेंगे तो कितना होगा, 0.5 ml पर 100 ml, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन देखेंगे कितना होता है, सबसे लीस्ट डिसॉल्व है, कितना, तो ये 0.29 ml पर 100 ml, ये देखिए इतना, ये याद रखना है। मतलब हम कह सकते हैं, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा, कि CO2 जो है 100 ml ऑफ ब्लड है, उसमें 5 ml होता है डिसॉल्व। ये क्या है इसका, ये 0.5, ये कितना है, इसका आधा 0.25, तो वही 0.29 ml, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे डिसॉल्व्ड गैसेस का सीक्वेंस बताइए, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा, फिर N2 और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये याद रखना, CO2 फिर N2 और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना तीन चीज, कौन कौन सा, एक तो आयंस पाए जाएंगे, दूसरा क्या है, सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गया, और गैसेस, एंड दिस गैसेस आर प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि दिस ऑल आर डिसॉल्व्ड गैसेस, सबसे ज्यादा डिसॉल्व ये है, फिर ये, ठीक है। अब ये हो गया इनऑर्गेनिक पार्ट। अब ये इनऑर्गेनिक पार्ट के बाद क्या होगा, हम देखते हैं ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। इनऑर्गेनिक पार्ट के बाद हम देखते हैं पार्ट, ठीक है। तो ये देखिए ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या क्या होगा वो देखते हैं, और फिर ब्लड सेल्स तो हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट। अब देखिए ये ऑर्गेनिक पार्ट जो देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे काफी चीज देखेंगे। तो सबसे पहला जो देखेंगे उसको कहते हैं ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, कौन से होते हैं, ब्लड में प्रोटीन्स। तो यहां पर हम ऐसा करें, ये देखिए, ये तो इसमें ऑर्गेनिक पार्ट है ना, तो ये ऑर्गेनिक पार्ट जो देखेंगे क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, फॉलोइंग पार्ट्स, क्या क्या इसमें है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो कौन कौन सा है, तो पहला जो देखेंगे ब्लड प्रोटीन्स, क्या कहते हैं इसको, जैसे यहां पर देखे थे आयंस, सॉल्ट्स, गैसेस, यहां पर क्या है ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं ब्लड प्रोटीन्स, क्या कहेंगे इसको, ब्लड प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। क्या है ये ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये ब्लड प्रोटीन कहिए चाहे प्लाज्मा प्रोटीन कहिए, ये ब्लड के प्लाज्मा ही में होता है, ठीक है। ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ब्लड प्रोटीन जो देखेंगे कौन कौन से ब्लड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से ब्लड प्रोटीन्स हैं। तो ब्लड प्रोटीन्स जो होंगे उसको कहेंगे दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। इसके बाद फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, चार होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या,
4 कौन कौन से ब्लड प्रोटीन्स हैं, तो इसको हम लिख दे रहे हैं। तो ब्लड प्रोटीन्स जो है उसको हम कह सकते हैं कि ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये ब्लड प्रोटीन्स जो है 4 कौन कौन से हैं, 4 कौन कौन से हैं। तो पहला जो ब्लड प्रोटीन्स है इसको कहते हैं एल्ब्यूमिन पढ़ेंगे, ALBUMIN एल्ब्यूमिन, ठीक है। दूसरा जो पढ़ेंगे ग्लोब्यूलिन, GLOBULIN ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तीसरा जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, क्या कहते हैं इसको, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और फोर्थ जो पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज फाइब्रिनोजेन, क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो कौन सा ब्लड प्रोटीन जो है ना, कौन सा ब्लड प्रोटीन है सिंथेसाइज होता है इनएक्टिव स्टेट में, पूछ देगा कौन सा ब्लड प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव स्टेट में सिंथेसाइज होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ब्लड प्रोटीन्स जो है कहां पर है, प्लाज्मा में है ना। प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में देखिए ये जो है ना, यही जो है ना कहां बन रहा है, ये लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन में यही बनते हैं। तो प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या से बन रहा है, लीवर में और लिम्फोइड ऑर्गन में बन रहा है, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये 4 प्रोटीन्स पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। अगर ब्लड प्रोटीन देख रहे हैं तो ये देखिए 7%, 8% था, तो एक से कम ये हो गया, 7 के लगभग ये हुआ 7+। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये जो एल्ब्यूमिन देखते हैं ना, ये 4% के अप्रोक्स होता है। ये जो देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 2%, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2%। तो 4, 5, 6 हो गया लगभग। और ये 0.3% होता है, ये 0.3% होता है, ठीक है। ये और जो रिमेनिंग बचे 1% से कम थोड़ा सा, मतलब और सब देखेंगे और भी कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक होते हैं जो कि आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लड प्रोटीन्स होता है पहला कंपोनेंट, ये याद रखेंगे। अब आपको पूछ देगा कि सबसे ज्यादा ब्लड प्रोटीन कौन सा पाया जा रहा है, आंसर सीधा है 4 में से एल्ब्यूमिन। मोस्ट अबंडेंट ब्लड प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। लीस्ट अबंडेंट ब्लड प्रोटीन इज फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अगर पूछ देगा इसमें कि लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन है और स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन है, ये याद रखना। अबंडेंट तो ये है, लीस्ट अबंडेंट ये है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट, तो ये याद रखिएगा। बस अभी फंक्शंस के बारे में पूरा डिटेल बाद में देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सा है, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन है, तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सा है, दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट पूछ देगा ब्लड प्रोटीन कौन सा है, तो फाइब्रिनोजेन, ये याद रखना है आपको। लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सा है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट अगर पूछ रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो ये, ठीक है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट स्मॉलेस्ट है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा। अगर पूछेगा कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो बताइए क्या होगा, हमारे बॉडी में जो होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो, ठीक है। अगर प्रोटीन है ना तो ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होगा, ये हमारे में ये पूछ देगा कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होगा ब्लड प्रोटीन्स का, तो क्या बताएंगे, तो 2:1 देख रहे हैं, मतलब लगभग 4 गुना 2 गुना। तो ये एल्ब्यूमिन क्या होता है, ज्यादा है ना, एल्ब्यूमिन अभी तो पता है स्मॉलेस्ट है लेकिन मोस्ट अबंडेंट, तो ये 2 गुना ज्यादा करीब पाए जाते हैं। तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होगा, 2:1, ठीक है। ये देखते हैं। तो ये 4 प्रोटीन्स पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला ऑर्गेनिक पार्ट क्या हो जाएगा, पहला ऑर्गेनिक पार्ट हो गया ब्लड प्रोटीन्स। दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा जो देखेंगे इसके बाद ब्लड प्रोटीन्स के बाद इसमें देखेंगे कि डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इट इज DIGESTED डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी हम खाना खाए हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो खाना खाने के बाद क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, इनटेक ऑफ फूड। तो फूड जो लेते हैं इसके बाद क्या होता है, दैट इज इनटेक इज नोन एज इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन होता है मतलब क्या हुआ, डाइजेशन मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वो होता है, तो उसको डाइजेशन कहते हैं, एंजाइम्स के थ्रू होता है। तो डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड है, जैसे कि अगर प्रोटीन लेते हैं,
ठीक है, क्या लेते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन क्या होगा, क्या में चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स था ना, सिंपलर में क्या में चेंज होगा, अमीनो एसिड में। तो वो अमीनो एसिड अब्सॉर्ब होकर कहाँ, ब्लड ही में जाएगा ना। तो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या, दैट इज अमीनो एसिड्स। तो कोई भी अगर प्रोटीन अगर खाते हैं तो डाइजेशन के बाद ये क्या बना देगा, ये अमीनो एसिड्स। तो ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स कौन सा पाया जाएगा ब्लड में, प्लाज्मा में, अमीनो एसिड्स। ठीक है, दूसरा, ठीक है, तो अमीनो एसिड्स पाया जाएगा। दूसरा क्या पाया जाएगा इसमें, अगर प्रोटीन खाए तो अमीनो एसिड में टूट गया, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, तो मेनली क्या, ग्लूकोज में टूटेगा ना। तो क्या दिखाई देगा, क्या होगा इसमें, ग्लूकोज। क्या होगा ये, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज पाया जाएगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट लिए तो ग्लूकोज। अगर हम कोई फैट खाते हैं तो फैट खाएंगे तो क्या में टूटेगा, तो मालूम है आपको, फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो टूटेगा तो क्या में टूटेगा, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स कौन सा हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो वो भी मिलेगा। ठीक है, तो लिखते हैं आगे। लेकिन एक चीज इसमें याद क्या रखना है आपको, ठीक है, एक चीज याद रखना है कि जिस तरह यहाँ पे देखे थे सोडियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्लोराइड का कितना होता है, उसी तरह ग्लूकोज कितना होता है हमारे ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में ग्लूकोज का। तो नॉर्मल जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो कितना होता है, 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। जैसे हम देखे ना, तो यहाँ पे कितना है, 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, 100 ml में कम से कम 80 से 100, तो 100 याद रखिए। ठीक है, 80 to 100 होना चाहिए, 100 mg पर 100 ml, इतना नॉर्मल। लेकिन यही अगर बढ़ते बढ़ते 100 से कितना, 80, 100, 120, 30, 40, 180 हो जाए ना, 180 से ज्यादा हो जाए, क्या 180, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज क्या, डायबिटीज। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये क्या हो गया, नॉर्मल है, लेकिन अगर कितना हो जाए, ये नॉर्मल ग्लूकोज इन ब्लड, अगर ये कितना हो जाए, ग्रेटर देन 180 mg हो जाए पर 100 ml। ठीक है, अगर इतना हो जाए, ग्रेटर देन कितना, इतना हो जाए, ठीक है, इतना, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये यही इस कंडीशन को, इसी को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड शुगर दैट इज ग्लूकोज अपीयर्स इन कहां पर, ब्लड। ये जनरली ब्लड में ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं दैट इज, इस कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज, DIABETS, डायबिटीज। और इसको मेलिटस कहते हैं, MELLITUS, क्या कहते हैं इसको, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, DIABETS MELLITUS। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस कह सकते हैं, क्या होगा, हम ऐसे कह सकते हैं, ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल हमारे बॉडी में कितना होता है, 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते 180 अगर हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसी को डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो जनरली हम पढ़े ना, किडनी का क्या होता है, किडनी का जो सेल्स होते हैं, नेफ्रॉन, वो क्या फिल्टर करता है ना। तो ये क्या है, इतना है तो कम कर सकता है, लेकिन 180 अगर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है। ठीक है, अगर 180 है, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, उसके बाद ये छान नहीं सकता, मतलब वो फिल्टर नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज को नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ग्लूकोज अगर 180 क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, अगर वो फिल्टर नहीं कर पाएगा इतना के बाद, तो वो क्या होगा, वो फिल्टर नहीं होगा, तो क्या होगा, वो जनरली क्या होगा, कह सकते हैं उस केस में क्या होगा, यूरिन से भी क्या होगा, यूरिन से भी वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, ग्लूकोज तो यूरिन में भी अपीयर हो सकता है। ठीक है, और कहते हैं कि डायबिटीज मेलिटस अगर कोई पेशेंट है तो उसका यूरिन कैसा होता है, तो यूरिन ऐसे कहेंगे क्या, थिक होता है एंड स्वीट, SWWT। तो स्वीट कहने का मतलब टेस्ट में। ठीक है, तो टेस्ट करके नहीं देखना है, वहां पर क्या है मिली कि उसमें शुगर है ना, तो शुगर है, और वो शुगर होने के चलते थिक और स्वीट इन टेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं। तो जहां भी देखेंगे, जहां भी अगर डायबिटीज पेशेंट को यूरिनेशन करता है, वहां पर देखेंगे कि क्या होगा, इंसेक्ट्स वगैरह, एंड्स वगैरह चाहे ये देखेंगे, वहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे डायबिटीज का। इसके बाद क्या हुआ, अगर फैट है तो फैट क्या में टूटेगा, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल, तो ये भी तो होगा। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसके टूटने से बन रहा है? तो ये जो है किसके टूटने से बन रहा है? तो ये बन रहा है किसके टूटने से? तो आप सिंपली कह सकते हैं कि फैट्स के। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लेते हैं तो अमीनो एसिड सिंपलेस्ट डाइजेस्ट होकर बनाएगा, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे हम एक तरह से कह सकते क्या होगा? सभी के सभी क्या होगा? इट अपीयर्स इन, कहां पर? इट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। आप इसको कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल यहां पर लिख दे रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड में हो सकता है। और ये आपको याद रखना है कि ये जो होगा कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछ देगा तो 150 से 260 करते हैं, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, इतना mg पर 100 ml इतना होता है नॉर्मल। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये और क्या होगा? तो अब ये कार्बोहाइड्रेट, अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से ग्लूकोज, फैट के डाइजेशन से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह, और ये कोलेस्ट्रॉल बन सकते हैं। और क्या होगा? विटामिन भी होंगे ना, होते हैं ना, तो विटामिन भी हो सकते हैं। दिस इज विटामिन, ठीक है। तो ये सब क्या देखेंगे? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या हो गया? तीसरा जो देखेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो होगा, डाइजेस्टेड तो हो गया, और जो डाइजेशन के बाद जो बच गया वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये भी तो हो सकता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स ये लीजिए। तो तीसरा क्या हो गया? इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा? ये ऑर्गेनिक ही पार्ट है, ठीक है। ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा बताइए? तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा क्या? यूरिया, पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या है? यूरियोटेलिक एनिमल है यूरिया। वैसे एनिमल जिनमें की क्या होता है? यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है यूरिया। यूरिया का क्या आप कह सकते हैं कितना? नॉर्मल कितना कहेंगे? इससे लिख रहे हैं, तो नॉर्मल 17 से 30-35 कहते हैं कुछ भी, तो 17 to 30 हम कर दें mg, 35-30 ये देख लेंगे, 30 mg पर 100 ml, इतना अगर हो तो ये नॉर्मल है। 30 तक मान लेते हैं, ठीक है। अगर लेकिन 30, 31, 32 बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए? 40 से ज्यादा हो जाए। कितना हो जाए? 40 से ज्यादा। तो यहां पर लिख दे रहा है 40 से क्या हो गया? 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड अगर हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो दिस कंडीशन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? इस कंडीशन को हम कहेंगे दैट इज यहां पर यूरेमिया, URAEMI है। यूरिया क्या हो गया? बढ़ गया ना, तो इसको क्या कहेंगे? यूरेमिया। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर 180 से ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो इसको कहेंगे डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अगर 40 से ज्यादा यूरिया हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? यूरेमिया। यूरिया बढ़ गया, यूरेमिया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, यूरेमिया में क्या हुआ? तो यूरेमिया में क्या हुआ कि यूरिया जो है मोर देन 40 mg पर 100 ml ब्लड हो गया, तो इससे क्या होगा यूरेमिया में? तो होता क्या है कि यूरेमिया में देखेंगे कि अगर 40 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये आरबीसी का जो शेप हम लोग का होता है वो उसको कहते हैं बाइकॉनकेव होता है शेप, पढ़ेंगे। नॉर्मल शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। लेकिन यूरेमिया होने के चलते क्या हो गया कि जो आरबीसी के सेल्स थे, ठीक है, जो सेल्स थे वो कैसा हो गया? बाइकॉनकेव था ना, अब वो इरेगुलर शेप के बनने लगेंगे, उसका शेप ही चेंज हो जाएगा, इरेगुलर शेपेड हो जाएंगे। और उस इरेगुलर शेपेड सेल्स को हम बर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? BURR, बर सेल। अब वो बर्स सेल बन गया। इरेगुलर सेल्स कह सकते हैं, इरेगुलर आरबीसी सेल्स आर नोन एज बर सेल, ठीक है। अब ये इरेगुलर जितने भी, एक नॉर्मल साइज का सेल है आरबीसी का अगर है नॉर्मल आरबीसी तो वो ठीक है, उसमें हेमोग्लोबिन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन इरेगुलर जितने भी हो गए ना, अब नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना आरबीसी, वो क्या होते हैं? उसको स्प्लीन भेज दिया जाता है, वहां पर डिस्ट्रॉय, दफना दिया जाता है। मतलब आरबीसी जो कहेंगे कि अगर कोई भी डेड आरबीसी वगैरह है, चाहे अब नॉर्मल आरबीसी है, वो स्प्लीन में चल, दे आर सेंट टू स्प्लीन वेयर दे आर डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि स्प्लीन को कहते हैं क्या?
स्प्लीन इज नोन एज ब्लड बैंक तो कहते ही है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वहां पर दफना दिया जाता है जो खराब है आरबीसी। तो ये देख रहे हैं यूरिया बढ़ने से क्या हुआ, यूरिया बढ़ने से हुआ क्या कि आरबीसी का शेप चेंज हो रहा है। कैसा हो रहा है, ये इरेगुलर शेपेड हो गए, बर्थ सेल बन गए, और वो बर्थ सेल इरेगुलर हो गया, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा वगैरह वगैरह, और इसलिए क्या हुआ, बेकार हो गया, उसको भेज दिया जाता है कहां पर, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। तो एक तरह से आपको सपोज करिए यूरिया मेरा बढ़ गया है, तो ये काम होगा ना मेरे बॉडी में, तो धीरे धीरे आरबीसी की क्या हो गया हमारी बॉडी में, आरबीसी की कमी हो रही है ना, तो आरबीसी का कमी हो रहा है, तब खुद बताएं क्या होगा, अनीमिया। तो कह सकते हैं यूरेमिया इज अ टाइप ऑफ अनीमिया, एक तरह का क्या है, अनीमिया ही तो कर रहा है, तो कह सकते हैं यूरेमिया इट इज अ टाइप ऑफ अनीमिया। ठीक है, तो ये यूरेमिया, तो यूरेमिया क्या होगा, ये यूरेमिया केस में क्या होता है, थोड़ा सा लिख दें यूरेमिया में क्या होगा। तो कह सकते हैं कि यूरेमिया में अगर 40 से ज्यादा हो जाए तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बिकम्स कैसा, इरेगुलर, कोई एक शेप नहीं है, इरेगुलर शेप्ड कॉल्ड, और इसको क्या कहेंगे आप, इसको बर सेल कहते हैं, BURR सेल। ठीक है, जैसे कि अब ये पढ़ेंगे आरबीसी का शेप क्या होगा, नॉर्मल शेप एक होता है सिकल सेपेड, वो भी हो सकता है, तो वो अगर होगा तो उसको सिकल सेल कहेंगे। ठीक है, तो आरबीसी का नॉर्मल शेप है, अगर इसमें क्या हो गया, ये इरेगुलर शेप हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, बर सेल, और ये किस कंडीशन में होगा, यूरेमिया के कंडीशन में। लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक होता है, जेनेटिक डिजीज है, उसमें आरबीसी कैसा होता है, सिकल सेप्ड हो जाता है, तो उसको सिकल सेल कहेंगे। ठीक है, तो दो केस में क्या कर सकते हैं, आरबीसी का शेप चेंज कर रहा है, नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, बर सेल और सिकल सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यूरेमिया बढ़ गया, आरबीसी बिकम्स इरेगुलर सेल दैट इज बर सेल, और ये बर सेल क्या होगा, विच आर डिस्ट्रॉयड इन वेयर, विच आर डिस्ट्रॉयड इन कहां पर, स्प्लीन में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया यूरेमिया। दूसरा और क्या पाया जाएगा इसमें, यूरिया, हम लोग तो यूरियोटेलिक एनिमल है, यूरिक एसिड भी पाया जा सकता है, तो बहुत ही कम होता है यूरिक एसिड। अगर हम देखेंगे कि ये जो यूरिन होता है हम लोग का, उसका कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें 2% यूरिया होता है, कितना होता है, 2% यूरिया, और उसी तरह यूरिक एसिड भी होता है 0.1% कुछ परसेंट, तो यूरिक एसिड भी होगा। ठीक है, ये हो सकता है। और क्या होगा इसमें, तो ये होगा क्रिटीन होगा, CREATINE क्रिटीन, क्या कहते हैं इसको, CREATINE क्रिटीन। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, सब देख रहे हैं, वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटीन। ठीक है, तो ये होगा, ये क्रिटीन, एक और होता है क्रिटनिन, क्या होता है, एक को कहते हैं क्रिटनिन। ठीक है, तो ये भी लिख दें क्रिटीन, क्रिटनिन, ये भी इसमें पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्रिटीन और क्रिटनिन, तो ये बाद में क्या है डिफरेंस हम पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या है, कह सकते हैं कि क्रिटीन जो होता है ना, क्रिटीन ये 3 अमीनो एसिड जो होते हैं उनके मिलने से बनता है ये एक्सक्रीटरी वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्रिटीन। ठीक है, 3 अमीनो एसिड के मिलने से, और ये क्रिटीन मेनली कहाँ पाया जाता है, हम लोग में जनरल में नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाएगा मेनली प्रेग्नेंट फीमेल में, प्रेग्नेंट लेडी में, और कह सकते हैं लैक्टेटिंग और नर्सिंग वुमेन में। ठीक है, फीमेल में, तो जो प्रेग्नेंट है, चाहे बच्चे को दूध पिला रही है, मतलब उस समय मतलब 9 मंथ्स और प्लस आगे 6 मंथ्स, और तो कह सकते हैं ये एक्चुअली में इट इज प्रेजेंट इन, कह सकते हैं लैक्टेटिंग फीमेल और प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, तो उसमें ये लिख दे रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इन वेयर, तो इसको कहते हैं प्रेग्नेंट, PREGNANT, प्रेग्नेंट, एंड और लैक्टेटिंग, LACTATING, लैक्टेटिंग फीमेल में ये पाया जाता है मेनली। ठीक है, क्रिटिनिन वहां पर ये उनके ब्लड में ज्यादा पाया जाएगा ये। ठीक है, और एक क्रिटिनिन, तो क्रिटिनिन क्या होता है, ये क्रिटिनिन जो है ये कहते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जब मसल्स टूटते हैं ना, तो एक होता है कि मसल्स में एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है क्रिटिनिन, क्रिटिन फॉस्फेट होता है।
ठीक है, और उसी के टूटने से क्या होगा, क्रिएटिनिन बनता है। तो ये याद रखिएगा, क्रिएटिनिन जो है ये भी एक है, तो क्रिएटिन और क्रिएटिनिन अलग है। तो आपको याद रखना है कि यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट ये पाए जा सकते हैं ब्लड में, प्लाज्मा में, ये यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सब हो गया, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, और क्रिएटिनिन अगर पूछ देगा कि क्रिएटिन वगैरह ये सब कितना होता है क्रिएटिनिन, तो ये 1 mg होता है, तो उतना जरूरी नहीं है, तो ये याद रख सकते हैं कि क्रिएटिन वगैरह, क्रिएटिनिन जो लिख दे रहे हैं, इट इज 1 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये हो गया क्रिएटिनिन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट तो देखेंगे ब्लड प्रोटीन्स हो गया, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं दैट इज, इसको कहते हैं हिपैरिन। तो हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट, ठीक है, एंटीकोगुलेंट है हिपैरिन। तो हिपैरिन क्या है, ये कह सकते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं, ठीक है, इट इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और ये क्या करता है, ये हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल है, उसमें जो ब्लड है उसको जमने से रोकता है, ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, एंटी कोगुलेंट कह सकते हैं, क्या कहेंगे, एंटी कोगुलेंट। तो लिख दे रहे हैं ANTI, एंटी COAGULANT, एंटी कोगुलेंट। तो ये भी पाया जाता है, तो ब्लड ही में है ना, तो ब्लड में कहां पर है ये, प्लाज्मा में, तो ये एंटीकोगुलेंट। तो ये क्या होगा, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, कौन सा है, हिपैरिन। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, एंटीकोगुलेंट, ये हिपैरिन पाया जाता है, ठीक है। तो हिपैरिन क्या है, हिपैरिन के चलते ही ब्लड में जमता नहीं है, ठीक है, ब्लड में हिपैरिन होता है ना, उसी के कारण क्या होता है, ब्लड जमता नहीं है। लेकिन अगर क्या वो कट गया, जम जाएगा, ठीक है। तो हिपैरिन कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है, इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करता है जमने से। कहां पर, इन इंजर्ड ब्लड वेसल की अनइंजर्ड में, ठीक है, इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं जमता है, अगर कोई पूछ देगा तो याद रखिएगा, हिपैरिन के चलते, ठीक है। ये नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट हो गया। फिर एंटीकोगुलेंट के बाद क्या देखते हैं, डिफेंस कंपाउंड्स भी होते हैं हमारे में, क्या होते हैं, डिफेंस कंपाउंड। और एक लास्ट क्या पढ़ेंगे, डिफेंस कंपाउंड्स के बाद एक हार्मोन्स भी तो होते हैं पूरे, तो वो हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं डिफेंस कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज डिफेंस कंपाउंड्स और फिर हार्मोन्स, ठीक है। तो ये सब जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब कहां पर है, ये सब प्लाज्मा में है, ये सारे प्लाज्मा में है, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक पार्ट में, ठीक है। तो हिपैरिन हो गया, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लड जो है क्लॉट ना करे, कहां पर, ब्लड वेसल्स में, तो उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। ये डिफेंस कंपाउंड कौन होगा, तो इसमें डिफेंस कंपाउंड जो पाए जाते हैं उसको 2 होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोपार्डिन, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोपार्डिन, और लिख दे रहे हैं प्रोपार्डिन, दैट इज नोन एज प्रोपार्डिन, और लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या है, नाम से लग रहा है एंजाइम है, तो लाइसोजाइम और PROPERDIN क्या कहते हैं, प्रोपार्डिन, याद रखेंगे, लाइसोजाइम और प्रोपार्डिन। तो नेम द डिफेंस कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ब्लड, तो इट इज लाइसोजाइम एंड प्रोपार्डिन। तो लाइसोजाइम ब्लड में है, तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर एंटर किया तो उसको क्या करेगा, तो बैक्टीरिया एंटर किया तो बैक्टीरिया, लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, तो उसका पेप्टाइडोग्लाइकन का जो लेयर है ना सेल को, उसको तोड़ता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया,
ठीक है, बाय ब्रेकिंग इट्स सेल वॉल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये बैक्टीरियोलिटिक कह सकते हैं ना, इट इज अ बैक्टीरियोलिटिक डिफेंस कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेम द बैक्टीरियोलिटिक, तो ये क्या है, यही है बैक्टीरियो, BACTERIOLYTIC, तो ये बैक्टीरियोलिटिक होता है। ये क्या करता है, इट ब्रेक्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉयज दिस। ठीक है, तो कैसे कर रहा है, लिख दे रहा है, इट ब्रेक्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयज इट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, किसको, बैक्टीरिया की किसको एक्ट कर रहा है, ये मेनली सेल वॉल पर। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, तो आप पढ़िएगा बैक्टीरिया में, उसको तोड़ देता है, तोड़ दिया, फिर जितने भी अंदर के कॉन्टिनेंट सब बाहर निकल गए, मर गए। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोलिटिक है, ये याद रखना है। इट इज अ लाइसोजाइम, क्या है, बैक्टीरिया को लाइसिस कर दे रहा है, बैक्टीरियोलिटिक सब्सटेंस। ठीक है, और डिफेंस कंपाउंड। लेकिन प्रोपोर्डिन एक है, प्रोपोर्डिन क्या है, तो प्रोपोर्डिन जो है इसको आप कह सकते हैं इट इज एंटीटॉक्सिन। ये कैसा सब्सटेंस है, जिस तरह बैक्टीरियोलिटिक है, ये कहते हैं एंटीटॉक्सिन, ANTITOXINS, दे आर एंटीटॉक्सिन्स। ठीक है, तो नाम से लग रहा है कि अगर ब्लड में कोई, ठीक है, अगर ब्लड में कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस कुछ भी है, तो बैक्टीरियल टॉक्सिन वगैरह है। ठीक है, तो बैक्टीरियल टॉक्सिन है, तो उस बैक्टीरियल टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा है, प्रोपोर्डिन होता है। तो प्रोपोर्डिन इज अ डिफेंस कंपाउंड विच आर एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या, प्रोपोर्डिन इट इज एंटीटॉक्सिन दैट डिस्ट्रॉयज द टॉक्सिन सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो कह सकते हैं एक लाइन में, इट डिस्ट्रॉयज द टॉक्सिन, डिस्ट्रॉयज मतलब क्या हुआ, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इट डिस्ट्रॉयज द टॉक्सिन सिंथेसाइज्ड बाय, कौन सिंथेसाइज करता है, टॉक्सिन सिंथेसाइज्ड बाय, कह सकते हैं बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, वो कोई टॉक्सिन बना रहा है, वायरस भी हो सकता है, तो ये क्या कर रहा है, इसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये कह सकते हैं ये डिस्ट्रॉयज द टॉक्सिन, ये क्या कर रहा है, ब्रेक्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये दोनों का दोनों हो गया। और हार्मोन्स है, नेक्स्ट इज हार्मोन्स। तो हार्मोन्स तो पाए जाएंगे, और हार्मोन्स आपको सब मालूम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि ब्लड को क्या है, एक बार बता दें, इफ ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड और सेंट्रीफ्यूज के बाद, आफ्टर सेंट्रीफ्यूज, तो टू कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से टू कंपोनेंट्स हो गए, तो दो कंपोनेंट्स कौन कौन सा हो गया, तो दो कंपोनेंट हो गए, प्लाज्मा और ब्लड कर्पसल। ये देखेंगे वाटर, सॉलिड, सॉलिड में इनऑर्गेनिक पार्ट, ये सब ऑर्गेनिक पार्ट 1 2 3 4 5 6, ये सब इतने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 8% में मैक्सिमम ब्लड प्रोटीन है, मैक्सिमम कितना है, ब्लड प्रोटीन है, और जो थोड़े पार्ट हैं ये सब है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, ये हो गया आपका ब्लड के बारे में।